नमस्कार, इंडिया वॉइस में आपका स्वागत है। मैं आपके साथ दिव्या पांडे। वक्त हो चला है रिपोर्टर लाइव का, जहां दिन भर की तमाम बड़ी जानकारियां हमारे संवाददाता सीधे ग्राउंड जीरो से आप तक पहुंचाते हैं। खबरों की ओर रुख करेंगे। खबर लखनऊ से है, जहां महाकुंभ में हुई भगदड़ का मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है। कब होगी सुनवाई, क्या कुछ है पूरा मामला, बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद आसिफ। भगदड़ के बाद योगी सरकार की व्यवस्थाओं को सुव्यवस्थित करने, मृतक परिजनों को आर्थिक सहायता देने और साथ ही साथ सुरक्षा व्यवस्था का पुख्ता इंतजाम करने की कवायद के बीच अब यह मामला सुप्रीम कोर्ट पहुंच चुका है। अधिवक्ता विशाल तिवारी ने यहां पर वीआईपी कल्चर खत्म करने और साथ ही साथ लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई करने की याचिका दायर कर दी है। हालांकि याचिका दायर करने के पहले ही योगी सरकार ने पूरी व्यवस्था संभाल ली है। बता दें कि अमृत स्नान के पहले महाकुंभ में भगदड़ मच गई थी, जिसमें 30 श्रद्धालुओं की मौत हो गई थी, जबकि 60 श्रद्धालु घायल हुए थे। इस घटना को यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने गंभीरता से लिया और हाई लेवल की बैठक बुलाई। यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ ने मृतक परिजनों को 25-25 लाख रुपए की आर्थिक सहायता देने की घोषणा भी किया और साथ ही साथ आज ही यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ के निर्देश पर प्रमुख सचिव मनोज सिंह, डीजीपी प्रशांत कुमार कुंभ पहुंचे, जहां पर लापरवाही की विस्तृत रिपोर्ट तैयार करने का निर्देश दिया। अब यह रिपोर्ट यूपी सीएम योगी आदित्यनाथ को सौंपी जाएगी। इन्हीं सबके बीच योगी सरकार ने रिटायर्ड जज हर्ष कुमार के नेतृत्व में 3 सदस्यीय न्यायिक जांच टीम भी गठित कर लिया है, जो शुक्रवार को महाकुंभ पहुंचेगी। साथ ही साथ मेला व्यवस्था कहीं से प्रभावित न हो, इसके लिए योगी सरकार ने पूरे मेला क्षेत्र को नो व्हीकल जोन घोषित कर दिया है। अब महाकुंभ में कोई भी वाहन प्रवेश नहीं कर पाएंगे। साथ ही साथ वीआईपी कल्चर को भी खत्म कर दिया गया है। सहयोगी फैज के साथ आसिफ बेग, इंडिया वॉइस लखनऊ। आगे बढ़ेंगे। खबर देहरादून से है, जहां प्रदेश के पर्यटन लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने प्रयागराज महाकुंभ 2025 में लगे उत्तराखंड पवेलियन में पहुंचकर प्रदेश के विभिन्न स्टॉलों का निरीक्षण किया। खबर पर ज्यादा जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी। पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी कार्य करते हुए नजर आते हैं और वहीं जो सतपाल महाराज हैं पर्यटन मंत्री, वो भी कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए लगातार प्रयास करते रहते हैं। और वहीं देखिएगा कि अब जो उत्तर प्रदेश के अंदर जो महाकुंभ लगाया गया है, उसमें भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड के स्टॉल लगाए गए हैं और कोशिश की गई है कि जो पर्यटक हैं वो उत्तराखंड का रुख करें, क्योंकि उत्तराखंड की जो पूरी कहा जाए कि जो पूरा राजस्व है उसी पर कहीं ना कहीं निर्भर है। और देखिएगा कि जब पर्यटक उत्तराखंड आते हैं तो कहीं ना कहीं राजस्व भी बढ़ता है। और इसी तरीके से देखिएगा कि अब के जो झलक है वो कहीं ना कहीं महाकुंभ में भी देखने को मिल रही है उत्तराखंड की, क्योंकि तमाम तरह के जो उत्पाद हैं उनकी वहाँ पर जो पूरे स्टॉल हैं वो स्टॉल लगाए गए हैं। और इसके साथ ही जो उत्तराखंड के 4 धाम के तस्वीर हैं वो वहाँ पर दिखाई गई है। और इसी के साथ देखिएगा कि आज जो सतपाल महाराज हैं पर्यटन मंत्री, उन्होंने उन स्टॉलों का निरीक्षण भी किया है और इसके दौरान कहीं ना कहीं जनता से अपील भी की है कि वो उत्तराखंड आए और उत्तराखंड की जो संस्कृति है उसको देखें, क्योंकि लगातार देखा जाता है कि जो उत्तराखंड में आने वाले पर्यटक हैं वो उत्तराखंड की संस्कृति के साथ साथ जो उत्तराखंड की खूबसूरती है उसको देखने के लिए उत्तराखंड पहुंचते हैं। और लगातार देखा भी जाता है कि पर्यटकों की जो भीड़ है वो उत्तराखंड के अंदर देखने को मिलती है। और इससे कहीं ना कहीं एक पर्यटक को तो कहीं ना कहीं बढ़ावा मिलता ही है, लेकिन वहीं कहीं ना कहीं इसके साथ ही उत्तराखंड के जो लोग हैं, जो 4 धाम यात्रा से जुड़े लोग हैं या फिर कहा जाए जो व्यवसायिक हैं, दुकानदार हैं, उनकी भी
आजीविका कहीं ना कहीं पर्यटकों पर टिकी हुई है। जब पर्यटक उत्तराखंड आते हैं तो लाजमी है कि उनकी आजीविका भी कहीं ना कहीं रोजी रोटी भी उन्हीं से चलती हुई नजर आती है। तो इसको देखते हुए कहीं ना कहीं मुख्यमंत्री पुष्कर धामी लगातार प्रयास कर रहे हैं और वहीं देखिएगा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी कहीं ना कहीं उत्तराखंड की धरती से 28 तारीख को आह्वान किया है कि सभी श्रद्धालु जो है शीतकालीन यात्रा पर आए, ताकि उत्तराखंड की जो शीतकालीन यात्रा है ये एक ऐतिहासिक यात्रा हो सके। और ये भी माना जा रहा है कि 5 फरवरी को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी उत्तराखंड आ सकते हैं और शीतकालीन यात्रा पर जा सकते हैं। और लाजमी है कि यदि प्रधानमंत्री उत्तराखंड शीतकालीन यात्रा पर जाते हैं तो कहीं ना कहीं उस शीतकालीन यात्रा को जरूर बढ़ावा मिलता हुआ नजर आएगा। इंडिया वॉइस धनराज गर्ग। खबर बलिया से है, जहां मौनी अमावस्या पर प्रयागराज में महाकुंभ में भगदड़ में बलिया के अलग अलग क्षेत्रों के 4 की मौत हो गई। खबर पर जानकारी दे रहे हमारे सहयोगी करुणेश पांडे। महाकुंभ चल रहा है और इस महाकुंभ में 6 शाही स्नान होना है, जिसमें 3 शाही स्नान हो चुका है। जो 29 तारीख को मौनी अमावस्या पर जो शाही स्नान था उसमें भगदड़ मच गई और भगदड़ मचने से बलिया जनपद के भी 4 लोगों की जान चली गई। मैं आपको बता दूं कि नगरा थाना क्षेत्र अंतर्गत 2 महिलाओं की मौत हुई है, तो वहीं पे फेफना थाना क्षेत्र अंतर्गत नसीराबाद गांव की मां बेटी की भी मौत हो चुकी है। मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से नगरा थाना क्षेत्र के सरया गांव की जो 2 महिलाओं की मौत हुई है, उनका डेड बॉडी जो है रात ही में उनके यहाँ पहुँच गया और परिजनों में कोहराम मच गया। तो वहीं पर देखा गया कि जो फेफना थाना क्षेत्र अंतर्गत नसीराबाद गाँव की जो माँ बेटी का शव था, आज वो सुबह एम्बुलेंस के द्वारा जब पहुँचा तो घर पे परिजनों में पूरे गांव में कोहराम मच गया। मैं आपको बता दूं कि वहीं पे परिजनों का कहना है कि हम लोग कुंभ में स्नान करने के लिए गए हुए थे और वहां पे हम लोग जब सो रहे थे उसी समय भगदड़ हो गई और लोगों ने जो है पैरों तले कुचल दिया। उसमें जो उसका पति था वो उसके साथ था, लेकिन वो बता रहा था कि जिस तरह से भगदड़ हुई और भगदड़ में जिस तरह से लोग जो है कुचल दिए, उससे मेरी पत्नी और मेरी बच्ची की मौत हो गई। करुणेश पांडे, इंडिया वॉइस के लिए बलिया से। खबर सीतापुर से है, जहां कांग्रेस सांसद राकेश राठौर को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका भी खारिज कर दी थी। क्या कुछ कोर्ट ने अग्रिम जमानत याचिका खारिज की, बता रहे हमारे सहयोगी नंद किशोर नाग। सांसद राठौर पर बीती दिनों एक महिला के द्वारा यौन शोषण का मुकदमा नगर कोतवाली में दर्ज कराया गया था। तब से आज तक सीतापुर सांसद राकेश राठौर पुलिस की गिरफ्त से फरार चल रहे थे। कहा जा रहा है कि सीतापुर सांसद राकेश राठौर के द्वारा लोअर कोर्ट से लेकर हाई कोर्ट तक जमानत के लिए याचिकाएं दायर की गई थी। हालांकि हाई कोर्ट के द्वारा बीते दिनों जमानती याचिका खारिज कर दी गई थी और इन्हें 2 हफ्तों के अंदर सरेंडर करने को कहा गया था। आज सीतापुर सांसद राकेश राठौर प्रेस कॉन्फ्रेंस के जरिए आत्मसमर्पण करने वाले थे। इससे पहले ही पुलिस ने अपने हिरासत में ले लिया और कोर्ट में उन्हें पेश किया। कोर्ट में सुनवाई के दौरान सीतापुर सांसद को न्यायिक हिरासत में भेजने का आदेश दिया गया था। इस गिरफ्तारी के राजनीतिक गलियारे में काफी चर्चा किया जा रहा है। अब देखना बाकी होगा कि सीतापुर की राजनीति में इस गिरफ्तारी के क्या मायने निकाले जाते हैं। सीतापुर से इंडिया वॉइस के लिए नंद किशोर नाग। खबर सुल्तानपुर से है, जहां कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा अमित शाह पर अभद्र टिप्पणी मामले में सुनवाई नहीं हो सकी। क्यों नहीं हुई सुनवाई, बता रहे हमारे सहयोगी शैलेश श्रीवास्तव। अभद्र टिप्पणी मामले में कांग्रेस नेता राहुल गांधी द्वारा सुल्तानपुर की एमपी एमएलए कोर्ट में 26 जुलाई को उपस्थित होकर उन्होंने अपना बयान दर्ज कराया था। कोर्ट ने इसका संज्ञान लेते हुए विपक्षी वकील संतोष कुमार पांडे को साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए कहा था। आपको बता दें साक्ष्य भी प्रस्तुत किया जा चुका है, जिसकी जिरह लगातार चल रही है। आपको बता दें आज भी डेट थी जिसपे जिरह पूरी होनी थी, लेकिन विपक्षी वकील काशी प्रसाद शुक्ला की तबीयत खराब हो जाने के चलते आज कोई जिरह पूर्ण नहीं हो सका है। लिहाजा कोर्ट ने अंतिम अवसर देते हुए आगामी डेट 11 फरवरी 2025 नियत की है। सुल्तानपुर से शैलेश श्रीवास्तव, इंडिया वॉइस। खबर दिल्ली से है, जहां बजट को लेकर सर्वदलीय बैठक आयोजन किया गया। कौन कौन हुआ शामिल, बता रहे हमारे सहयोगी कमल किशोर। शुरुआत से ही पहले आज 30 जनवरी को मोदी सरकार ने सर्वदलीय बैठक बुलाई। केंद्रीय संसदीय कार्य मंत्री किरण रिजिजू ने इसकी जानकारी दी। इस बैठक में आगामी केंद्रीय बजट पर केंद्र सरकार सभी दलों के साथ चर्चा करेगा। सर्वदलीय बैठक 11:30 बजे संसद के एनेक्सी में हुई।
जिसमें सभी पक्षों के साथ बजट को लेकर सामंजस्य स्थापित किया जाएगा। संसद के बजट सत्र की शुरुआत 31 जनवरी को संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण से होगी और फिर अगले दिन शनिवार यानी कि 1 फरवरी को आम बजट पेश किया जाएगा। सोमवार से लोकसभा और राज्यसभा में राष्ट्रपति के अभिभाषण पर चर्चा शुरू हो जाएगी। इससे पहले 30 जनवरी को सर्वदलीय बैठक होगी। किरण रिजिजू ने बजट सत्र के सुचारू रूप से चलाने के लिए मद्देनजर चर्चा के लिए सर्वदलीय बैठक बुलाई। उन्होंने विपक्षी नेताओं से अपील की है कि संसद सत्र के दौरान सहयोग करें ताकि सदन में सुचारू चर्चा हो सके। सर्वदलीय बैठक के बाद संयुक्त सत्र में राष्ट्रपति के अभिभाषण के बाद शुक्रवार को लोकसभा और राज्यसभा को समीक्षा बैठक होगी। इसी दौरान वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण दोनों सदनों में अधिक आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेगी। 1 फरवरी को वित्त मंत्री सीतारमण प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और तीसरे कार्यकाल का पहला पूर्ण बजट और बतौर वित्त मंत्री लगातार अपनी 8वां बजट पेश करेगी। सत्र का दूसरा चरण 10 मार्च को शुरू होगा और 4 अप्रैल को चलेगा। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। खबर दिल्ली से है, जहां यमुना के पानी में जहर मिलाने को लेकर बीजेपी और आप में लगातार वार पलटवार चल रहा है। अब क्या कुछ है नया अपडेट, बता रहे हमारे सहयोगी कमल किशोर। यमुना नदी के पानी की गुणवत्ता को लेकर आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी के बीच राजनीतिक घमासान तेज हो गया। विपक्ष ने दिल्ली सरकार पर यमुना को साफ करने में विफल रहने का आरोप लगाया, जबकि आम आदमी पार्टी ने दावा किया है कि यमुना के पानी में कोई जहर नहीं है और बीजेपी इस मुद्दे को राजनीतिक रंग देने की कोशिश कर रही है। यमुना नदी के पानी के लेकर हरियाणा सरकार के साथ विवाद के बीच आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह, दिल्ली की मेयर शैली ओबराय और पार्टी नेता रीना गुप्ता 7 ppm अमोनिया दूषित पानी की 3 बोतलें लेकर भाजपा मुख्यालय के पास पहुंचे। इस बीच यमुना के पानी की जांच के लिए विशेषज्ञों की एक टीम को लगाया गया, जिसमें यह स्पष्ट हो सके कि पानी पीने का है या स्नान करने के लिए सुरक्षित है या नहीं। इस मुद्दे पर आम आदमी पार्टी और बीजेपी की बयानबाजी लगातार जारी है, जिससे यह मामला राजनीतिक विवाद के रूप ले चुका है। बीजेपी नेताओं ने यमुना के बढ़ते प्रदूषण को लेकर आम आदमी पार्टी को घेरा और कहा कि दिल्ली में नदियों की सफाई के लिए किए गए वादे सिर्फ कागजों के तक सीमित रहे। वहीं आपने पलटवार करते हुए कहा कि दिल्ली सरकार यमुना की सफाई के लिए लगातार प्रयास कर रही है और बीजेपी राजनीति करने के बजाय समाधान पर ध्यान दे। वीडियो जर्नलिस्ट के साथ मैं कमल किशोर, इंडिया वॉइस, दिल्ली। रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होंगे। ब्रेक के बाद एक बार फिर से रिपोर्टर लाइव में आपका स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ेंगे। खबर जयपुर से है, जहां राजस्थान विधानसभा बजट सत्र से पहले पक्ष और विपक्ष दोनों ने अपने विधायकों के साथ बैठक की। क्या कुछ बैठक में हुआ खास, बता रहे हमारे सहयोगी भुवनेश टॉक। सभा का सत्र कल यानी कि 31 जनवरी से शुरू होगा। इस सत्र में राजस्थान सरकार के द्वारा उप मुख्यमंत्री और राजस्थान की वित्त मंत्री दिया कुमारी बजट पेश करेगी। बजट सत्र को लेकर दोनों ही दल यानी कि सत्ता दल भाजपा और विपक्ष कांग्रेस के विधायक दल की बैठक आज आयोजित हुई। सत्ता पक्ष के मंत्री परिषद और भाजपा विधायक दल की बैठक में मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री प्रेमचंद बैरवा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, मंत्री परिषद के सभी कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री सहित भाजपा विधायक उपस्थित रहे, जहां मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के द्वारा उन्हें दिशा निर्देशित किया गया कि इस बजट सत्र को सुचारू रूप से चलाना है, शांतिपूर्वक चलाना है। इसको लेकर मंत्रियों को भी यह बात बताई गई कि वो तैयारी के साथ सदन में पहुंचे ताकि विपक्ष के द्वारा उठाए जा रहे सवालों का संतुष्टिपूर्वक जवाब दे सके। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस से विधायक दल की बैठक में नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली ने भी अपने विधायकों को इस सत्र में तैयारी के साथ पहुंचने के निर्देश दिए। नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली का कहना है कि राजस्थान सरकार ने पिछले 1 वर्ष में जो काम किए हैं, जो विफलताएं रही है, उसी को लेकर सदन से लेकर सड़क तक उन्हें घेरा जाएगा। सदन में ही नहीं बल्कि विधानसभा सदन के बाहर भी सड़कों पर कांग्रेस प्रदर्शन करेगी। इसमें मुख्य मुद्दे जो अभी नए जिले समाप्त किए गए, संभाग समाप्त किए गए, उनको लेकर भी सदन में आवाज उठाई जाएगी। एसआई भर्ती परीक्षा को लेकर अभी भी सरकार का रुख एकदम स्पष्ट नहीं है कि यह भर्ती परीक्षा रद्द की जाएगी या सुचारू रहेगी। इसको लेकर भी सदन में घेरने की तैयारी है। कांग्रेस के द्वारा सदन में
बड़ा ही हंगामा करने की तैयारी है, तो वहीं सरकार के द्वारा इस सदन को सुचारू रूप से चलाना एक चुनौती बनी हुई है। सहयोगी घनश्याम मिश्रा के साथ भुवनेश टॉप, इंडिया वॉइस, जयपुर। खबर बांदा से है, जहां शरारती तत्वों ने एक बार फिर सांप्रदायिक माहौल बिगाड़ने की कोशिश की है। अब क्या कुछ किया है शरारती तत्वों ने, बता रहे हमारे संवाददाता संदीप कुमार। सामने आ रही जहां पर आज धार्मिक भावनाओं को भड़काने का मामला नज़र में आया है। अगर हम बात करें तो पूरा मामला इस तरह से है कि आज सुबह फजर की नमाज के लिए जैसे ही मुस्लिम समुदाय के लोग अपनी मस्जिद पर गए हुए थे, तो वहां मस्जिद की दीवारों पर श्री राम, सीता, ओम और स्वास्तिक के चिन्ह देखने को मिले हैं, जिसके बाद से मुस्लिम समुदाय में आक्रोश व्याप्त था। उसके बाद तत्काल मुस्लिम समुदाय के लोगों के द्वारा जो है स्थानीय पुलिस को पूरे मामले की जानकारी दी गई। स्थानीय पुलिस ने मौके पर पहुंचकर घटना को संभालने का प्रयास किया और संभालने का प्रयास करते हुए पुलिस के द्वारा मस्जिद की दीवारों को धुलवा करके मामले को शांत कराने का काम किया गया। लेकिन फिलहाल जिस तरह से मुस्लिम समुदाय के लोगों ने जानकारी दी और ये बताया है कि ये कहीं ना कहीं धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है। फिलहाल हमारे समुदाय के लोग ये इस बात से सहमत नहीं हैं कि जिस तरह से ये किया जा रहा है कहीं ना कहीं किसी अराजक तत्व का काम है, जो कि हमारी बांदा की गंगा जमुनी तहजीब को बिगाड़ने में का प्रयास करने में लगा हुआ है। लेकिन मुस्लिम समुदाय के लोगों ने पुलिस प्रशासन से ये अपील की है कि जिसने भी हमारी धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया है उन पर उनको जांच करके सख्त से सख्त कार्रवाई करने का काम किया जाए। लेकिन जिस तरह से ये पूरा मामला है, मुस्लिम समुदाय के लोगों ने यह भी कहा है कि हमें हिंदू धर्म हो या कोई भी धर्म हो, हमें किसी धर्म से कोई बैर नहीं है। वो अपनी आस्था पर अडिग रहते हैं और हम अपनी आस्था पर अडिग हैं। लेकिन उसके बाद जिस तरह से ये धार्मिक भावनाओं को भड़काने का काम किया जा रहा है, ये कहीं ना कहीं पूरी तरह से गलत है। इस पर जिला प्रशासन को कार्रवाई करनी चाहिए। इंडिया वॉइस के लिए संदीप कुमार, बांदा। खबर हापुड़ से है, जहां पुलिस ने एक ब्लाइंड मर्डर का खुलासा किया है। क्या कुछ किया है प्रशासन ने खुलासा, बता रहे हमारे सहयोगी शक्ति ठाकुर। जहां हापुड़ की बाबूगढ़ थाना पुलिस ने ब्लाइंड मर्डर का खुलासा करते हुए हत्यारोपी दोस्त को गिरफ्तार कर लिया है। आपको बता दें, दोनों की दोस्ती तिहाड़ जेल में हुई थी और तिहाड़ जेल के बाद जब दोनों बाहर आए तो विकास ने अपने दोस्त वीरेंद्र से 2 लाख रुपए उधार लिए थे और 2 लाख रुपए वापस ना लौटाने पड़े, इसी लालच में आकर विकास ने अपने दोस्त वीरेंद्र की हत्या कर दी। बताया जा रहा है कि कार में वो वीरेंद्र को बिठाकर लाया था और बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में लाने के बाद ईंट से कूच कर वीरेंद्र की हत्या कर दी थी और सबको बाबूगढ़ थाना क्षेत्र में फेंककर फरार हो गया था। फिलहाल बाबूगढ़ पुलिस ने हत्यारोपी को गिरफ्तार कर लिया है और उसके कब्जे से हत्या में इस्तेमाल की गई ईंट, कार और मृतक की घड़ी व मोबाइल भी बरामद कर लिया है। तो कहीं ना कहीं तिहाड़ की दोस्ती मौत के अंजाम तक जा पहुंची और वीरेंद्र को अपनी जान गंवानी पड़ी। हापुड़ एसपी ज्ञानेंद्र सिंह ने बाबूगढ़ पुलिस टीम को 10,000 रुपये का इनाम भी दिया है। कैमरामैन संजय कश्यप के साथ इंडिया वॉइस के लिए हापुड़ से शक्ति ठाकुर। खबर देवरिया से है, जहां अतिक्रमण हटवाने के दौरान पुलिस पर अतिक्रमणकारियों ने पथराव कर दिया। बचाव में पुलिस ने किस तरीके से हालात पर पाया काबू, बता रहे हमारे सहयोगी बालेंदु मणि त्रिपाठी। जनपद में अफरा तफरी का माहौल उस समय बन गया जिसमें पुलिस विभाग और राजस्व विभाग की टीम अतिक्रमण हटाने को लेकर रेलवे स्टेशन के पास पहुंची थी। वहां पे मछली हट्टा को लेके जो अतिक्रमण किए थे लोग, उनको पुलिस बल ने हल्का पुलिस बल ने प्रयोग किया, जिसको लेके भारी तनाव उत्पन्न हुआ है। जिला प्रशासन ने तनाव को देखते हुए मजिस्ट्रेट और भारी पुलिस बल को मौके पर तैनात किया है। अतिक्रमण हटवाने के दौरान जिसपे स्थानीय लोगों ने पुलिस पर पथराव किया, जिस वजह से पुलिस को हल्का बल का प्रयोग करना पड़ा। पुलिस स्थानीय लोगों को चिन्हित करके पुलिस पकड़ी है। अब ये देखना है कि आगे क्या कार्रवाई होती है और हुए अतिक्रमण को कब तक रोक कराया जाता है। उसी में समय मछली व्यवसायियों का कहना है कि रेलवे की भूमि में हम लोग लगभग 12-14 साल से रहते हैं, जिसपे कोर्ट में मुकदमा भी चलता है। नगर पालिका द्वारा यह षड्यंत्र करके हम लोग को भगाने का प्रयास किया जा रहा है। देवरिया से बालेंद्र त्रिपाठी। खबर बलौदा बाजार से है, जहां निर्वाचन कार्य में लापरवाही पर ग्राम पंचायत सचिव को निलंबित किया गया है। क्यों की गई निलंबन की कार्रवाई, बता रहे हमारे सहयोगी प्रदीप माहेश्वरी।
लोकतंत्र में चुनाव बहुत बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका होती है और बहुत ही राज्य शासन कोई भी शासन है इसे बहुत प्राथमिकता से संभाल पाता है। आज याद है कि छत्तीसगढ़ में इन दिनों त्रिस्तरीय नगरीय निकाय चुनाव चल रहे हैं। इसी परिप्रेक्ष्य में आज भरवाडी में सचिव के द्वारा घोर अनियमितता बरतने के कारण वहां के लोग पंच के फॉर्म भरने के लिए चक्कर काटते रहे। उन्होंने तत्काल निर्वाचन अधिकारी कलेक्टर दीपक सोनी को फोन लगाया। दीपक सोनी फोन सुनते ही गांव में तत्काल पहुंचकर भरवाडी जनपद पंचायत के सचिव रामनाथ बांधे को तत्काल वहां पर अनुपस्थित पाया गया और घोर लापरवाही करते हुए उन्हें निलंबित कर दिया। यह आचरण से कलेक्टर ने वहां का जो प्रत्याशी थे पंच के सरपंच के प्रत्याशी सभी को संतुष्ट किया कि उसके बदले हम दूसरा आदमी दे रहे हैं और वहां पर तत्काल की चुनाव की प्रक्रिया फिर से चालू किया। परंतु इस लोकतंत्र के पर्व में इस प्रकार की घोर लापरवाही को शासन ने बहुत ही गंभीरता से लेते हुए सचिव को निलंबित किया है और उसे कसडोल अटैच किया है। आपको याद है कि छत्तीसगढ़ आचार सिविल संहिता में यह बहुत बड़ा दंडनीय अपराध है कि यदि आप किसी चुनाव में इस प्रकार की घोर लापरवाही करने पर बहुत ही गंभीर उसके परिणाम होते हैं। जैसे सचिव रामनाथ बांधे को कलेक्टर ने निलंबित कर दिया है। आप ये समय बताएगा कि उसका निलंबन कब तक रहेगा और वो कब तक रहेंगे। मैं इंडिया वॉइस के लिए बलौदा से प्रदीप महेश्वरी। खबर बतुरा से है, जहां रेलवे लाइन पर रेल से कटकर करीब 1 दर्जन गौवंशों की मौत हो गई। जेसीबी की मदद से गौवंशों को हटाकर किया गया दाह संस्कार। कैसे हुई घटना बता रहे हमारे सहयोगी मोहम्मद फारूक। रात थाना रिफाइनरी के बरारी क्षेत्र में रेलवे लाइन पे 1 दर्जन से अधिक गौवंश कट गए। गेटमैन का कहना है कि रात के 2 बजे जो है गौवंश का 1 दर्जन करीब निकले यहाँ से, उसी समय ट्रेन की वो चपेट में आ गए और गौवंश जो है कट गए हैं। तमाम गौवंश यहाँ से निकल कर जा रहे थे, तभी ट्रेन आ जाती है और लगभग 1 दर्जन गौवंश कट जाते हैं। गौरक्षकों द्वारा मौके पर पहुंचकर उन गौवंशों का दाह संस्कार किया जाता है और गौवंश के लिए गेटमैन से उन्होंने पूछताछ भी करी कि किस तरीके से जो है ये गौवंश जो है रेलवे लाइन पर आए और वहां से ट्रेन का निकलना हुआ और गौवंश की जो है दर्दनाक मौत हो गई। यानी गौवंश जो है 1 दर्जन के लगभग बताए। खबर सिद्धार्थनगर से है, जहां मुख्य चिकित्सा अधिकारी कार्यालय में लॉन्ड्री और क्लीनिंग स्वीपिंग के सेवा प्रदाता जमकर धांधलेबाजी कर रहे हैं। क्या हुआ इनका भंडाफोड़, बता रहे हमारे सहयोगी राकेश यादव। कार्यालय द्वारा लॉन्ड्रिंग और स्वीपिंग के लिए और गार्डनिंग के लिए जो है सेवा प्रदाता द्वारा जेम पोर्टल पर उसको लोड करके वो कार्य करवाना था और ये सेटअप करके अपना सेटअप लगा के और जो स्वास्थ्य विभाग के अन्य CSC PSC हैं उनको सेवा उपलब्ध करानी थी। लेकिन मौके पर जब जांच किया गया, इंडिया वॉइस की टीम मौके पे पहुंचकर जांच की तो वहां पता चला कि कहीं भी ये सुविधा नहीं। खबर मथुरा से है, जहां वृंदावन का पवित्र परिक्रमा मार्ग गोलियों की आवाज से गूंज उठा। क्यों हुई गोलीबारी, बता रहे हमारे संवाददाता मोहम्मद फारूक। परिक्रमा मार्ग में देर रात गोली कांड हुआ है और 2 लोगों की वर्चस्व की लड़ाई में एक जंग का अखाड़ा बन गया और वहां पे तमाम फायरिंग हो गई। फायरिंग में थाना सुरीर का एक व्यक्ति कुंवरपाल नामक ड्राइवर की मौत हो गई। वो ड्राइवर जो है किसी कार्यक्रम में आया था, उसके गोली लगी है और गोली लगने के बाद में अस्पताल ले जाते समय उसकी मौत हो गई है। वहीं दूसरा एक राहगीर के भी गोली छुल के निकल गई। हल्की चोट आने पर उसको जो है अस्पताल में भर्ती कराया, लेकिन वो खतरे से बाहर है। आए दिन देखा जाता है कि वृंदावन के कई क्षेत्रों में गोली कांड होता है, फायरिंग होती है। और योगी सरकार की भ्रष्टाचार के प्रति जीरो टॉलरेंस नीति के बाद भी बिजनौर में एक सरकारी कर्मचारी को रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया गया है। कैसे आए अधिकारी ACB के हत्थे, बता रहे हमारे सहयोगी जहीर अहमद। आज एंटी करप्शन मुरादाबाद की टीम ने छापेमारी करते हुए जिला विद्यालय निरीक्षक के एक क्लर्क को रंगे हाथों 10,000 रुपये की रिश्वत लेते हुए गिरफ्तार किया है। बताया जा रहा है कि नजियाबाद क्षेत्र के एक इंटर कॉलेज का 4th क्लास का कर्मचारी है, जो 3 साल पहले किसी मामले में सस्पेंड हो गया था। वो अपनी बहाली को लेकर लगातार कोर्ट और जिला विद्यालय निरीक्षक के दफ्तर के चक्कर लगा रहा था। उसका कहना है कि जो बाबू है, जो डीलिंग बाबू है, उसका नाम देवेंद्र बताया जा रहा है, वो लगातार उसे रिश्वत की मांग कर रहा था। और रिपोर्टर लाइव में आज के लिए बस इतना ही। बने रहिए इंडिया वॉइस के साथ। नमस्कार।